अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज जो है मैं जो वीडियो आपसे मतलब जो ये पीडी सेशन है वो डिमांड पर है। आपको याद होगा कि मैंने प्री असेसमेंट, फॉर्मेटिव असेसमेंट और समेटिव असेसमेंट की वीडियोस की थी और मैंने बताया था कि जैसे हम एलिमेंट्री में हम टेस्ट और एग्ज़ाम नहीं करते, हम ऑन गोइंग असेसमेंट करते हैं और समेटिव में हम कैसे एंड ऑफ द यूनिट हम करते हैं। लेकिन ऑब्वियसली आपके पास जो सिस्टम है उसमें टेस्ट और एग्ज़ाम्स होते हैं और अब मैंने सुना है कि भाई एलिमेंट्री के लिए सिंध गवर्नमेंट ने इसको जो है ऑब्सोलीट कर दिया है, तो दैट्स वेरी गुड न्यूज़। मगर जैसे आप हायर क्लास में जाते हैं 4, 5, 6, 7, 8 वहाँ पे जो टेस्ट और एग्ज़ाम होते हैं वो मुझे रिक्वेस्ट आई थी कि आप उसमें बताएं कि हम क्रिएटिवली और विथ इनोवेशन हम टेस्ट और एग्ज़ाम कैसे कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम रूटीन क्वेश्चंस ही बच्चों को देंगे तो उससे हमको वही जैसे हमें रोबोटिक आंसर्स मिलते हैं और हमें रोबोट नहीं बनाना, हमें उनको रट्टा नहीं लगवाना, हमें उनको टेस्ट और एग्ज़ाम के ज़रिए भी इन डेप्थ थिंकिंग करवानी है। तो मैं आपको कुछ आइडियाज़ देती हूँ जिस तरह मैं करती हूँ। मैंने उस वीडियो में भी बताया था कि मैं भी पेपर पेन टेस्ट करती हूँ, मगर मेरे पेपर पेन टेस्ट ऐसे होते हैं कि बच्चा सोचने पे मजबूर हो जाए, तो वो मैं आइडियाज़ आपके साथ शेयर कर रही हूँ। पहला मैं जो करती हूँ स्पेशली साइंस एंड सोशल स्टडीज़ वगैरह के जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं उसमें मैं ओपन बुक असेसमेंट रखती हूँ। अब ओपन बुक में क्या होता है कि इनके पास जितना कुछ जो कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाया है, इनके पास बिब्लियोग्राफी है और इनके पास जो कॉन्सेप्ट्स, रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स के जार्गन्स जो हमारे होते हैं साइंस में, सोशल में, तो वो वर्ड्स और उनकी मीनिंग्स और ये कॉन्सेप्ट क्या है, ये सारे नोट्स इनके पास होते हैं। तो वो अपने नोट्स खोल के रखते हैं, मगर मेरे क्वेश्चंस जो होते हैं ना वो ऐसे होते हैं कि वो बच्चे को सरफेस पे आंसर नहीं नज़र आ रहा। मैं ये नहीं पूछती कि भाई व्हाट इज़ द नेम ऑफ सो एंड सो और बच्चा जाके वहाँ से निकाल ले, नहीं। मैं ये पूछती हूँ कि व्हेन यू रेड दिस पार्ट ऑन इन योर नोट्स व्हाट मेड यू थिंक दैट दिस इज वर्केबल। तो इस तरह के मैं क्वेश्चंस डालती हूँ तो बच्चा फिर वो सोचता है कि जो क्लास में मिस ने पढ़ाया है, जब मैं समझा रही थी तो व्हाट एग्जाम्पल्स और क्या सपोर्टिंग डिटेल्स मिस ने दी हैं कि फिर वो रिकॉल एंड रिफ्लेक्ट करते हैं और फिर वो अपना ओपिनियन देते हैं। तो उनकी वॉइस जो है ना वो उठ के सामने आती है कि व्हाट डू दे थिंक, उनका पर्सपेक्टिव क्या। और मैं ऐसे ओपन एंडेड क्वेश्चंस देती हूँ कि जिस पे वो अग्री भी कर सकते हैं और नहीं भी करते। अगर अग्री करते हैं तो अपना एक उसको सपोर्टिंग डिटेल के लिए आपका क्या आर्ग्यूमेंट है, मैं ये लिखती हूँ कि वो आप डालें। अगर आप अग्री नहीं करते इस स्टेटमेंट से या इस क्वेश्चन से, यानी इस क्वेश्चन में जो मैंने पूछा है इस बात से आप एग्री नहीं करते, तब भी अपने आर्ग्यूमेंट्स डालें। तो इस तरह बच्चों की एक लर्निंग ड्यूरिंग टेस्ट एंड एग्जाम भी हो जाती है। ठीक है, तो एक तो ओपन बुक टेस्ट हो गया। दूसरा आप उसके अंदर डालें वेन डायग्राम। अब वेन डायग्राम जो है वो जिस तरह के हम 2 सर्कल बना देते हैं, ठीक है ना। अब वेन डायग्राम जो है वो आपको मैं वेन डायग्राम का एक्रोनिम जो है उसमें बताती हूँ। हम इसको वेन डायग्राम बोलते हैं, तो मैं बच्चों को कहती हूँ उसका एक्रोनिम जो बताती हूँ कि इसका मतलब क्या है। वी विजुअल, ई आई कैचिंग, एन नोटेबल, एन नेविगेशन और डी डायग्राम। तो ये डायग्राम है, इसके ज़रिए आप अपना एक विजुअल इमेज आपके दिमाग में आएगा। जो आप लिख रहे हो वो आई कैचिंग होना चाहिए, ठीक है। नोटेबल कि आप इसमें वेन डायग्राम में वो सिग्निफिकेंट चीज़ें डालोगे जो वाकई नोट वर्दी हैं। नेविगेशन, आप मुझे डायरेक्शन दोगे कि भाई अपने जो भी आप इनपुट इसमें डाल रहे हो तो वो एक डायरेक्शन देगा कि ओ बच्चा इस डायरेक्शन में सोच रहा है एंड ऑब्वियसली इस डायग्राम में। तो मैं आपको कोई एग्जांपल देती हूँ कि नेविगेशन, ये जो वेन डायग्राम है इसमें समझें कि मैंने इनको एक क्वेश्चन दे दिया प्लांट और एनिमल सेल। अब प्लांट और एनिमल सेल में एक जगह प्लांट सेल लिखें, एक जगह एनिमल सेल लिखें, एक आउटर सर्कल में, ठीक है, कि व्हाट
is the basic difference between a plant cell and an animal cell. और बीच में जो कॉमन ये ओवरलैप होके जो ये सर्कल आ रहा है, इसके अंदर सिमिलैरिटीज, व्हाट आर द कॉमनैलिटीज बिटवीन बोथ द सेल्स, आप ये लिखेंगे और साइड में आप डिफरेंसेस लिखेंगे। तो बच्चा सोचता है, उसको कंपेयर करता है, ठीक है ना। तो इस तरह का आप दे दें, या फिर अगर आप लैंग्वेज आर्ट के इसमें टेस्ट और एग्जाम में दे रहे हैं तो आप ये दे दें कि भाई ये 2 नॉवेल्स हैं, ये 2 बुक हैं, 2 जॉनर आपने पढ़े, 2 डिफरेंट ऑथर्स हैं, उन दोनों की राइटिंग स्टाइल में क्या डिफरेंस था, दोनों बुक के थीम में क्या डिफरेंस था, उनके प्लॉट में क्या डिफरेंस था, उनके कैरेक्टर्स में क्या डिफरेंस था, तो वो आउटर सर्कल में आ जाएगा। और बीच में लिखें कि दोनों में कॉमन चीज़ें आपको क्या लगी, कुछ वोकैबुलरी कॉमन थी, या फिर आइडियाज़ कॉमन थे, या राइटिंग स्टाइल में कुछ कॉमनैलिटी थी, कुछ सिमिलैरिटी थी, वो लिखें। तो इस तरह बच्चे सोचते हैं। या 2 कैरेक्टर्स में आप करवा दें कि भाई इस कैरेक्टर और इस कैरेक्टर के इस नॉवल में क्या सिमिलर ट्रेट्स थे उन दोनों के अंदर, उनकी पर्सनालिटी सेम किस तरह से थी और उनकी डिफरेंट बिहेवियर किस तरह से था। तो ये आप वेन डायग्राम एक करवाएं, ठीक है। दूसरा, फिर आप उनको प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चंस दें जिसमें प्रॉब्लम भी हो और वो उसका सॉल्यूशन भी लेकर आए। तो फॉर एग्जांपल अगर मैथ का आप असेसमेंट करें, मैथ का टेस्ट कर रहे हो, मैथ का एग्जाम कर रहे हो, so your questions would be like this, that if a train leaves the station traveling at 60 miles per hour and another train leaves the same station 30 minutes later traveling at 80 miles per hour, how long will it take for the second train to reach and match the speed of the first train to meet with the first train? तो अब बच्चा सोचेगा, तो मैथमेटिकल थिंकिंग आएगी, वो इन डेप्थ जाएगा, वो रीजनिंग करेगा, ठीक है, राइट। तो इस तरह का आप प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चन दे दें। फिर आप लिटरेचर अगर नॉवल पढ़ाते हैं तो PIE, पाई, जिसमें पॉइंट, इलस्ट्रेशन और एक्सप्लेनेशन हो। तो ये पाई का जो है ना, ये टर्मिनोलॉजी आप बच्चों को बताएं कि मुझे ये चाहिए आपके रिस्पॉन्सेस में, ठीक है। जैसे नॉवल है, बहुत फेमस नॉवल है जो मैंने ग्रेड 9 को भी पढ़ाया था, टू किल अ मॉकिंग बर्ड, ठीक है। उसके अंदर पाई एनालिसिस आप करें उस कैरेक्टर का, जो एटिकस फ्लिंच का जो कैरेक्टर था उसका आप पाई करें, क्या पॉइंट है, ठीक है, उसका क्या इलस्ट्रेशन आपके दिमाग में आ रही है, उसका एक्सप्लेनेशन, तो उसकी पूरा जो कैरेक्टर था वो किस तरह से बुक में क्यों डाला ऑथर ने, उस कैरेक्टर ने उसकी कैरेक्टर डेवलपमेंट कैसे की ऑथर ने, उस कैरेक्टर का सिग्निफिकेंस रोल क्या था, अगर ये कैरेक्टर नहीं होता बुक के अंदर, इस नॉवल के अंदर, तो फिर प्लॉट और थीम कैसा हो जाता, उसका इम्पैक्ट क्या था पूरी स्टोरी पे। तो ये इस तरह से आप इस तरह के क्वेश्चन दें। फिर हो गया साइंस पे आ जाए, ठीक है। तो साइंस में आप इस तरह के क्वेश्चन दें कि कंडक्ट एन एक्सपेरिमेंट टू डिटरमिन द इफेक्ट्स ऑफ लाइट इंटेंसिटी ऑन प्लांट ग्रोथ। अब बच्चा सोचेगा कि लाइट की जो इंटेंसिटी है, जब फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है उसकी वो कितना रोल प्ले करता है। हमें पता है कि फोटोसिंथेसिस के थ्रू प्लांट्स अपना फूड डेवलप करते हैं, अपना फूड खुद बनाते हैं, मगर कितनी लाइट होगी, सनलाइट अगर बहुत पावरफुल है और सनलाइट अगर नहीं, जैसे हमारे यहाँ पर मैं जब किचन गार्डनिंग हम लोग करते हैं, हमारे पास सिर्फ 2 महीने होते हैं समर में जब सन बहुत पावरफुल होता है और हम कुछ ग्रो कर सकते हैं। अगस्त से, लेट अगस्त से फिर स्नो शुरू हो जाती है, तो सब हमारा जो जितने भी एफर्ट्स हैं दैट गो डाउन द ड्रेन। तो वो 2 महीने में इतनी इंटेंस लाइट होती है कि हमारे टोमेटोज भी उग जाते हैं, और उस हिसाब से फिर हम सीड्स डालना शुरू कर देते हैं कि भाई इस वक्त सन आ जाएगा तो उससे पहले से हम सीड्स डाल दें। फिर हमारी ग्रीन चिलीज़ है, कैप्सिकम है, जो भी है, तो वो कब हमें ग्रो करना है कि वो सन पावरफुल होगा, तो सनलाइट की कितनी इंटेंसिटी होगी, ठीक है ना। और फिर हाउ शुड दे बी
कंट्रोल, कि आप उसकी अगर इंटेंसिटी बहुत है तो वो जला भी देता है प्लांट को, ठीक है ना। तो एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड इट्स इम्पोर्टेंस टू द एनवायरनमेंट। फिर वो आएंगे फोटोसिंथेसिस पे, उसकी सिग्निफिकेंस बताएंगे। तो पहले वो कनेक्ट करेंगे उनके प्लांट का फूड सिंथेसाइज कैसे करते हैं। तो इस तरह के आप क्वेश्चंस दें, ठीक है। अगर आप लैंग्वेज आर्ट की बात कर रहे हैं तो आप फिर इस तरह के क्वेश्चन देंगे, एनालाइज द यूज ऑफ सिंबॉलिज्म इन अ पर्टिकुलर नॉवल, कहाँ कहाँ ऑथर ने सिंबलाइज किया है, और राइट एन आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे इन विच यू एनालाइज द यूज ऑफ सोशल मीडिया एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी। तो इस तरह के जो, अगर आप इस तरह के ऐसे और ओपन एंडेड उनको देंगे और इस तरह के टॉपिक्स उनको देंगे, तो यही चीज़ें आइल्स में भी आती हैं। तब उनके लिए प्रॉब्लम नहीं होगी आगे जाके, इफ दे आर राइटिंग आइल्स या GMAT या SAT सेट के एग्जाम्स जब देते हैं बच्चे बाहर जाने के लिए भी, इवन इन आवर कंट्री, पाकिस्तान के अंदर भी रह के वो यूनिवर्सिटीज़ में जब वो एडमिशन लेते हैं तो उनको लिखना पड़ता है, तो उनका राइटिंग का भी असेसमेंट होता है कि उनकी एनालिसिस, उनकी डीप थिंकिंग को वो असेस करते हैं। तो ये चीज़ें इनको अभी से प्रिपेयर करेंगी। फिर देन यू कैन डू स्वॉट एनालिसिस, इस तरह के क्वेश्चन दे दें, स्ट्रेंथ, अपॉर्चुनिटी, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स। तो अगर बिजनेस जो स्टडीज़ के टीचर्स हैं, ठीक है, अकाउंट्स के जो टीचर हैं, तो वो मैथ के टीचर्स हैं, तो वो उनको देंगे भाई सो एंड सो कंपनी बाटा कंपनी है और ये कैप्री बूट वो है, ठीक है, बाटा है, और किसी हर्ष पपीज़ का अगर खुल गया है बिज़नेस, बाटा और हर्ष पपी में जो बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, उनकी थ्रेट्स क्या है, उनकी स्ट्रेंथ क्या है, या पेप्सी और कोक का कर दें तो वीकनेसेस क्या हैं। तो वो बच्चे जो है ना वो रियल लाइफ एप्लीकेशन से कनेक्टेड होंगे और वो सोचेंगे, क्योंकि वो खुद भी ये प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं तो उनको होगा, या फिर उनके पेरेंट्स अगर बिजनेस में हैं तो फिर इनको ये होगा कि भाई बिजनेस राइवलरीज में किस तरह से क्या स्ट्रेंथ हैं जो हमें डालनी है, क्या वीकनेसेस हैं जिसकी वजह से बिजनेसेस नीचे चले जाते हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज़ और उसमें से रूट आउट हो सकती हैं, और क्या थ्रेट्स होती है। तो आप इस तरह के क्वेश्चंस दे दें। इट्स नॉट नेसेसरली कि आप बिजनेस स्टडीज़ में दें, आप किसी भी सब्जेक्ट में डाल सकते हैं। इसमें सोशल स्टडीज़ में भी आप डाल सकते हैं, साइंस में भी डाल सकते हैं, लैंग्वेज आर्ट में भी डाल सकते हैं। और मैं जब लैंग्वेज आर्ट की बात करती हूँ तो मैं इंग्लिश और उर्दू दोनों टीचर्स से मुखातिब हूँ, ठीक है। अच्छा, ये सब जो है ये किससे अटैच होगा? ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। अब ब्लूम्स टैक्सोनॉमी हमारे टीचर्स को ट्रेनिंग मॉड्यूल्स में गाढ़े गाढ़े जार्गन्स जो है ना वो दे देते हैं स्लाइड पे ही। हमारे बहुत से ट्रेनर्स बस वो स्लाइड्स बता देते हैं, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, ये जार्गन, वो जार्गन, मगर असल बात है कि वो उस कॉन्सेप्ट को, उन आइडियाज़ को आप क्लासरूम में कैसे लाते, ये ट्रेनिंग में होना चाहिए। अब ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में सबसे पहला लेवल क्या आता है? रिमेंबर। तो बच्चे फैक्ट्स याद रखते हैं। पाकिस्तान स्टडीज़ हो गया, साइंस हो गया, मैथ हो गया, उसमें आपको फैक्ट्स आपको वो मेमोराइज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज़ द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द एरिया ऑफ अ सर्कल? ये एक फैक्ट है जो बच्चे ने मेमोराइज किया, ही रिमेंबर्स और शी रिमेंबर्स। फिर सेकेंड लेवल पे आता है अंडरस्टैंड। यहाँ पे आप किस तरह के क्वेश्चन देंगे? कैन यू एक्सप्लेन इन योर ओन वर्ड्स व्हाई द पाइथागोरियन थ्योरम एक्चुअली वर्क्स? अब बच्चा सोचेगा तो उसकी अंडरस्टैंडिंग सामने आएगी। फिर आता है थर्ड स्टेप, अप्लाई। अब उसकी जो नॉलेज है उसको वो कैसे अप्लाई कर रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन आप दे सकते हैं मैथ में। यूज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर टू सॉल्व अ रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम, ठीक है ना। तो बच्चा फिर एग्जाम्पल आएगा कि रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम में मैं सिलेंडर अगर जो है उसका वॉल्यूम में किस तरह से वो जो फॉर्मूला है मैं अप्लाई कर रहा हूँ तो उसका क्या, किस प्रॉब्लम का सोल्यूशन मेरी रियल लाइफ में आएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट स्टेप है एनालाइज। So break down a complex math problem into its component parts and explain how you arrived at this solution. So याद है अगर मैंने अपनी क्लासरूम मैनेजमेंट, मैंने अपना क्लासरूम टूर की वीडियो दिया था तो उसमें मैंने बताया था कि मेरा फेवरेट बोर्ड है वो मैथ का, जिसमें मैंने क्वेश्चन डाले, हाउ डिड यू रीच टू दिस कंक्लूजन, हाउ डिड यू रीच टू दिस आंसर, व्हाट मेड यू थिंक दैट दिस आंसर वुड बी करेक्ट और दिस मेथड वाज करेक्ट, व्हाट वाज योर रीजन बिहाइंड इट।
just ask your peer what is their reason to come to this answer and what is your reason to come to, क्या strategies आपने यूज़ की। तो यहाँ पे mathematical thinking आएगी, बच्चे जाते तो वो analysis आपका जो है ना वो automatically होता है। फिर नेक्स्ट स्टेप आता है evaluate। अब वो evaluate कैसे करेंगे? Compare and contrast different strategies of division and determine which strategy was the most effective। So जैसे हम division की जब इनको बताते हैं तो मैं बहुत डिफरेंट स्ट्रैटेजीज इनको बताती हूँ। मल्टीप्लिकेशन में मैं 3 स्ट्रैटेजीज बताती हूँ, ग्रुपिंग, अरे मेथड एंड रिपीटेड एडिशन। फिर मैं इनको बताती हूँ कि आपको जो स्ट्रैटेजी सही लगती है आप वो करें जो बहुत आपको सूटेबल और कन्वीनियंट लगती है, और मुझे बताइए क्यों आपको कन्वीनियंट लगती है। ठीक है ना, तो डिवीजन हो गया, मल्टीप्लिकेशन और किसी में तो देखें हमारा ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का इवैल्यूएट का स्टेप भी कवर हो गया। फिर जो लास्ट स्टेप आता है वो क्रिएट, तो डिज़ाइन अ न्यू मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला एंड एक्सप्लेन हाउ इट कैन बी यूज्ड इन सॉल्विंग प्रॉब्लम। अब बच्चे खुद एक नया फॉर्मूला लेके आते हैं तो बच्चे फिर मुझे बताते हैं मिस दिस इज़ माई फॉर्मूला टू रीच टू दिस आंसर, दिस इज़ माई स्ट्रैटेजी। तो देखिए पूरा ब्लूम्स टैक्सोनॉमी एक पूरे मैथ के यूनिट में मैंने डाल दिया, ये आप अपने लेसन प्लान में भी डालें, और इस तरह से क्या होगा आप रियल थिंकर्स को प्रोड्यूस करेंगे क्लासरूम में, और वो थिंकर्स आगे जाके अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में जब जाएंगे तो उनकी एनालिसिस हर चीज़ में वो एनालाइज करेंगे, वो इन डेप्थ जाएंगे, वो ऐसे ही किसी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ठीक है ना, तो आप इस तरह के करें। फिर ये सब तो हो गया, अब मैं आपको कुछ टूल्स बता रही हूँ कि ये सारा जिस तरह के आप एग्ज़ाम और टेस्ट लेंगे उसको आप असेस कैसे करेंगे। तो मैंने अपनी समेटिव असेसमेंट की वीडियो में बताया था कि मैं रूब्रिक्स करती हूँ, और मुझे टाइम नहीं मिला और वो मिस भी हो गया, और मुझे बहुत से प्रिंसिपल्स ने भी अप्रोच किया है कि आपने रूब्रिक्स की वीडियो नहीं की। तो इसी में मैं आपको बता रही हूँ कि रूब्रिक्स क्या है। हमारी जो हम उनको असेस करते हैं ना, जब हम इनको इवैल्यूएट करते हैं उनकी लर्निंग को, तो वो ऑथेंटिक रिजल्ट सामने आता है रूब्रिक के ज़रिए। हम ऐसे ही जैसे अपने दिमाग में नहीं बना देते कि 20 मार्क्स का ये पेपर है या टेस्ट है, 20 मार्क्स में से हाँ ये बच्चे ने ये ए ग्रेड पे आ रहा है, इसने ये लिखा है तो उसको मैं 18 दे दूँ, इसने इससे कम लिखा है तो उसको मैं जो है ना 15 दे दूँ, इससे कम लिखा है तो 10। नहीं, उसकी ऑथेंटिसिटी कब होगी? जब आपके पास रूब्रिक होगा। अच्छा, रूब्रिक मैं बहुत तरह के बनाती हूँ। पहले तो मैं जब स्टूडेंट जो भी अपना काम करते हैं, इवन वो टेस्ट और एग्ज़ाम करते हैं, मैं एक चेकलिस्ट तैयार करती हूँ जो स्टूडेंट चेकलिस्ट होती है। अच्छा, मज़े की बात कि मैं सारी चेकलिस्ट और जितने टूल्स हैं मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ ताकि आपके पास एक आइडिया हो जाए कि व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। तो वो चेकलिस्ट में मैं क्या डालती हूँ, ठीक है, बच्चे ने जो भी काम कर रहा है, चाहे वो प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, चाहे वो रिटन टेस्ट कर रहा है इस तरह के क्वेश्चंस के साथ, तो चेकलिस्ट उसके सामने है। अब चेकलिस्ट में क्या है, नंबर 1 है कंटेंट एंड अंडरस्टैंडिंग। मैं एक इसको हेडिंग दे देती हूँ जिस पे मैंने लिखा है डिड आई एड्रेस द मेन क्वेश्चन और डिड आई एक्चुअली फॉलो द टास्क। जो क्वेश्चन पूछा गया था मैंने उसको समझ के किया भी है कि या मैंने सिर्फ ऐसे ही ऊपर ही ऊपर के हाँ बस क्वेश्चन को ये आंसर मुझे देना है और ये पूछा गया है। डिड आई एक्चुअली अंडरस्टैंड द टास्क। ठीक है, तो उसमें बच्चा अगर उसने समझा है तो वो चेकलिस्ट खुद ही अपना एक चेक मार्क दे देता है। ठीक है, और उसके अंदर दूसरा पॉइंट ये होता है कि डिड आई इंक्लूड द नेसेसरी इंफॉर्मेशन टू सपोर्ट माई आंसर। तो यहाँ पे देखें बच्चा, अगर बच्चा इन डेप्थ गया ही नहीं है तो वो चेकलिस्ट पे चेक मार्क नहीं दे सकेगा। अगर उसने ऐसी 2-3 लाइन में सुपरफिशियली आंसर दे दिया है तो ऑब्वियसली वो नहीं कर सकेगा। तो ये खुद का रिफ्लेक्शन है कि नहीं नहीं मैंने तो किया ही नहीं है, ये मुझे तो और डीप में जाना है। ठीक है, फिर है डिड आई डेमोन्स्ट्रेट क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट्स एंड आइडियाज प्रेजेंटेड। तो मैंने मैंने कनेक्शंस बनाए कि नहीं, अगर नहीं बनाया तो ऑब्वियसली फिर वो जाएगा, बनाए तो फिर वो चेक मार्क आता है। फिर सेकंड पॉइंट आ जाता है क्लैरिटी एंड एक्यूरेसी। सो डिड आई प्रेजेंट माय वर्क इन द बेस्ट सिंपलेस्ट वे। मैंने उसको बहुत कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं बना दिया कि मैं खुद भी नहीं समझ पा रहा या समझ पा रही, तो मेरा रीडर जो मेरा टीचर है उनको समझ में आएगा कि मैं अपना पॉइंट कैसे कन्वे करना चाह रहा हूँ। ठीक है,
तो एंड डिड आई डबल चेक माई वर्क फॉर एरर्स एंड टाइपोस, से एक्यूरेसी की बात आ जाती है। तो फिर बच्चे वापस जाते हैं अपने पेपर पे, हाँ ये चीज़ है, यहाँ पे तो मेरा पंक्चुएशन ही गलत है, तो फिर मेरी उस बात का मीनिंग ही चेंज हो रहा है, यहाँ पे ये वोकैबुलरी समझ में नहीं आ रही है, मुझे समझ में नहीं आ रही तो मेरे टीचर को कैसा समझ में आएगी। तो ये सारी चीज़ें, ठीक है। फिर आ जाता है थर्ड पॉइंट, क्रिएटिविटी एंड ओरिजिनलिटी। डिड आई प्रेजेंट माई आइडिया इन एन वेरी इंगेजिंग वे, कि बहुत क्रिएटिवली मैंने प्रेजेंट किया है। अब अगर सपोज मैंने कोई ऐसे लिखा है तो क्या मैंने उसको इंटरेस्टिंग और इंगेजिंग बनाया है कि मेरे रीडर को मज़ा आएगा पढ़ने में, या मैंने वही क्लीशेड वंस अपॉन अ टाइम से शुरू किया है। तो मैंने अपनी राइटिंग स्ट्रैटेजीज़ में बताया था कि मैं बच्चों को कहती हूँ कि मुझे ये ग्रेड 1 और 2 लेवल के आंसर्स नहीं चाहिए, मुझे आपके लेवल के आंसर चाहिए जो मुझे इंगेज करें, ठीक है ना। एंड डिड आई टेक रिस्क टू ट्राई न्यू अप्रोचेस टू प्रेजेंट माई आइडियाज़, क्या मेरी ओरिजिनलिटी मेंटेन रही है या मैंने कहीं से कॉपी पेस्ट करके कोई इन्फॉर्मेशन, मेरा खुद के ओरिजिनल आइडियाज़ हैं, ठीक है। और फिर आखिरी स्टेप है रिफ्लेक्शन एंड रिविजन। सो डिड आई डू माई बेस्ट। अब वहाँ इवेल्यूएट खुद करेगा बच्चा कि क्या मुझे जितने मार्क्स का ये पेपर है, क्या मैं ये मार्क्स अर्न कर सकूँगा या कर सकूँगी जो मैंने लिखा है। सो ये सारी चीज़ें अब देखें, बच्चों का खुद रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिसेस भी आ गई। तो ये चेकलिस्ट इस तरह बच्चों के पास होती है, मैं लगा देती हूँ, उनके पास ही रखा हुआ होता है, ठीक है। फिर आता है पीयर टू पीयर रूब्रिक। तो ये जितने भी मैंने इस पे पॉइंट डाले हैं, तो फिर जब वो अगर बच्चा प्रेजेंट कर रहा है या बच्चे का कोई कुछ ऐसे लिखा है, तो मैं फिर स्वैप करती हूँ पेपर्स कि मैं हर बच्चे को एक ये इस तरह का रूब्रिक बना के देती हूँ। मैं कहती हूँ आज आप अपने पीयर को असेस करोगे, ठीक है। तो हर बच्चा हर एक को असेस करता है, अपने काम को नहीं, दूसरों के काम को। तो इस तरह से उनको जो है ना फीडबैक देना आ जाता है उनको, और वो एनालाइज करते हैं कि अरे वाह, इसने जो आइडिया लिखा है तो मैंने भी नहीं लिखा था। तो वो कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देना शुरू करते हैं। और अगर उनको कोई आइडिया अच्छा लगता है तो वो ये नहीं लिखते कि इट्स गुड, मैं ये कहती हूँ आप लिखो कि इट्स गुड, वाई इट इज़ गुड, वॉट मेड यू थिंक दैट इट्स गुड। तो वो कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देते हैं, ठीक है। अगर किसी चीज़ की कमी है तो वो लिखो कि यू कुड हैव डन दिस वे, यू कुड हैव एडेड दिस डिटेल। तो इस तरह और उनकी लर्निंग हो जाती है। तो एक तो स्टूडेंट सेल्फ चेकलिस्ट हो गई, एक पीयर टू पीयर, और फिर आता है टीचर रूब्रिक। फिर मेरे पास रूब्रिक होता है जब इनका काम मैं पूरा असेसमेंट मार्क कर लेती हूँ, फिर मैं रूब्रिक पे जाती हूँ कि उसके मेरे क्राइटेरिया बने हुए होते हैं, ठीक है। कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग एक क्राइटेरियन हो गया, दूसरा हो गया नॉलेज एंड स्किल्स, तीसरा हो गया टाइम मैनेजमेंट, के बच्चे ने टाइम पे ये ख़त्म किया है, जितना मैंने पूरे 15 दिन का इनको प्रोजेक्ट दिया था तो वो टाइम पे हुआ है कि नहीं। फिर मैं देती हूँ कि क्रिएटिविटी, कितनी क्रिएटिविटी उसने डाली, ठीक है। प्रेजेंटेशन स्किल्स, तो जिस तरह प्रेजेंट किया है, चाहे अगर वो प्रोजेक्ट पे मुझे वर्बली दिया रिस्पॉन्स या फिर उसने रिटर्न दिया, तो हाउ ही और शी प्रेजेंटेड द आइडिया, ठीक है। फिर है कि आखिर में अगर वो वर्बली ग्रुप में प्रेजेंट कर रहे हैं तो मैं देती हूँ कि भाई हाउ टू हैंडल क्वेश्चंस। सो उन्होंने जो जितने क्वेश्चंस आ रहे थे ऑडियंस से, तो वो इन्होंने, जैसे मैंने जीनियस आवर का आपको बताया था कि मैंने जीनियस आवर की जब वीडियो की तो उसमें मैंने बताया कि बच्चे प्रेजेंट करते हैं, तो मैं जो है ना रूब्रिक लेके बैठी हुई होती हूँ, मैं देखती हूँ ओ वर दे कॉन्फिडेंट इनफ टू रिस्पॉन्ड टू ऑडियंसेस क्वेश्चंस, कितना वो सोच रहे थे ऑन द स्पर ऑफ मोमेंट, डिड दे हैव आंसर, और वो स्टक अप हो गए थे, यानी उनको खुद नहीं पता था। तो इस तरह मैं रूब्रिक्स बनाती हूँ। तो मैं रूब्रिक्स, चेकलिस्ट, पीयर टू पीयर, टीचर रूब्रिक, और जो स्टूडेंट की जो सेल्फ मार्किंग चेकलिस्ट है वो सब मैं नीचे दे रही हूँ। और मेरे जो स्टूडेंट टीचर्स आते हैं मैं उनको यही कहती हूँ कि आप जब वो बोलते हैं कि हम इसमें असेसमेंट करेंगे, तो मैं कहती हूँ अपना असेसमेंट पेपर मुझसे शेयर करो और मुझसे रूब्रिक पे शेयर करो। तो इस तरह उनको भी पता चल जाता है कि कैसे स्टूडेंट्स को मार्क करना है। तो इससे आपको बहुत आइडिया, बहुत सपोर्ट मिलेगी, और उसके बाद जब आप मार्क्स देंगे ना तो आपको खुद एक सेटिस्फेक्शन होगी कि मैंने किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं की, ये चीज़ें नहीं थी तो मैंने नहीं दिए मार्क्स,
ठीक है ना। और रूब्रिक के नीचे फिर मैं फीडबैक भी लिखती हूँ कि भाई दिस वॉज नीडेड, और उसमें 4 कॉलम होते हैं कि एग्जाम्पलरी, एग्जाम्पलरी में क्या आएगा, प्रोफिशिएंट, एडिक्वेट एंड नीड्स इम्प्रूवमेंट। सो हमारे जो EPAN जो है उसके नीचे मैं किस तरह जस्टिफाई करी हूँ। तो अगर पेरेंट्स भी देखते हैं, मैं पेरेंट्स को भी भेजती हूँ, बच्चों के साथ भी शेयर करती हूँ, पेरेंट्स के पेरेंट्स भी देखते हैं तो वो देखते हैं या यहाँ पे टीचर ने ये इसमें मार्क किया है तो टीचर ने दिया भी है उसके जस्टिफिकेशन। तो थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो आपका जो है ना पढ़ाने में भी ऑथेंटिसिटी हो जाएगी, आपके असेसमेंट में भी ऑथेंटिसिटी हो जाएगी कि आप कैसे असेस करो, और आप जवाब भी दे सकेंगे। पेरेंट्स कोई ऑब्जेक्शन भी लेते हैं कि भाई मेरे बच्चे के मार्क्स क्यों कम आए, तो आप बता सकते हैं कि बच्चे ने ये किया ही नहीं था, देखें इस कॉलम में बच्चे ने किया ही नहीं है, ठीक है। तो फिर चले अभी से शुरू हो जाए, इस पर फॉलो करें और इस तरह के टेस्ट और एग्ज़ाम करें और इस तरह आप असेस करें, आपकी लाइफ भी आसान, और बच्चे जो है जो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो ऐसे बन के निकलें वो ऐसे बन के निकलेंगे। ठीक है जी, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।